हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग। आप सभी को पता है कि ऑडिटिंग के हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी नहीं देखा चैप्टर 4 तक तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। आज हम इसका करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो ऑडिटिंग का जो चैप्टर नंबर 5 है वो किससे रिलेट कर रहा है? वो संपत्तियां एंड दायित्व, जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है उसके मूल्यांकन एंड सत्यापन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का सत्यापन करेंगे क्यों? सबसे पहले ये चीज़ आपके मन में आनी चाहिए। आप असेट आप सभी जब समझते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना आपके पास में, जो भी चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, ठीक है, मूर्त हो अमूर्त हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति है तो वो सब इसमें आ जाएंगी। लाइबिलिटीज़ कौन सी होती है? आपकी देयता, कि आप कितना मतलब आपने मार्केट से उधार ले रखा है और आप वो वापस से पे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज़ में आएगी? लाइबिलिटीज़, ये आपको वापस से देना है किसी और को। तो ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का मूल्यांकन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इसको ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड दिखाया जाता है, जिससे कि आपका प्रॉफिट और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सके। तो ऑडिटर का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी असेट्स हैं लाइबिलिटीज़ हैं उसका वैल्यूएशन करे, उनको बिल्कुल जो सत्य है वो प्रेजेंट करे उनके शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि ऑडिटर की लाइबिलिटी किसके लिए होती है? शेयर होल्डर के लिए होती है। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए हम क्या कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। आ जाइए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यूएशन देखेंगे और वेरीफाई करेंगे जो भी असेट्स हैं लाइबिलिटीज़ हैं वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो लिखी हुई है वाकई में वही हैं या कुछ और बताया गया है। ठीक है, तो जो ये हम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं ये जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, एंड जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का जो सिलेबस है। ठीक है, और इसके अलावा भी आपके कहीं ऑडिटिंग के सेक्शंस हैं, ये वाले टॉपिक्स दे रखे हैं, तो समान रूप से ये वहाँ भी उपयोगी रहेंगे। तो आप इसके लिए हमारे लेक्चर्स को प्रॉपर देख सकते हैं। आ जाइए चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं कि संपत्तियों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। ठीक है, कैसे किया जाता है, कौन करता है? तो देखिए इसका काम करने का कार्य किसका होता है? ऑडिटर का होता है, अंकेशक का होता है। अंकेशक के स्वयं के द्वारा स्थिति विवरण, जो भी बैलेंस शीट होती है उसमें प्रदर्शित जो भी संपत्तियां या दायित्व, जो असेट्स एंड लाइबिलिटी शो करी गई हैं, उसमें ये चेक किया जाता है कि उनके अस्तित्व के बारे में, उसका स्वामित्व किसके पास में, जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसके पास में ऑनरशिप किसकी है। ठीक है, किसी और से तो नहीं लेके यहाँ पे अपने उसमें दिखा रहा है। ठीक है, उनकी विद्यमानता, उनकी वैलिडिटी, अधिकरणता किसके पास है ना, ऑनरशिप, मूल्यांकन की जांच उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर करता है। कौन करता है? ऑडिटर करता है। तो सत्यापन का अर्थ क्या हो गया? सत्यता को सिद्ध करना या पुष्टि करना। सत्यापन का अर्थ क्या होता है? सत्यापन का अर्थ होता है जो भी सत्यता है, जो भी ट्रुथ है उसको सिद्ध करना। ठीक है, जो भी आपके डेटा लिखे हुए हैं तो उनको सिद्ध कर रहा है, उनकी पुष्टि करने का कार्य कौन करता है? ऑडिटर करता है। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी याद रख सकते हैं सत्यापन की। ठीक है, सत्यता को सिद्ध करना है, पुष्टि करना। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए अंकेशक का मुख्य उद्देश्य संस्था के वित्तीय विवरण, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी राय की अभिव्यक्ति प्रकट करना होता है, अपनी राय देना होता है, मतलब अर्थात एक निश्चित दिनांक को आर्थिक स्थिति को दिखाने वाला स्थिति विवरण सही व उचित छवि प्रस्तुत कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके बारे में बताने का काम किसका होता है? ऑडिटर का होता है। ठीक है, स्पाइसर एंड पैगलर ने क्या कहा? स्पाइसर एंड पैगलर ने कहा कि संपत्तियों के सत्यापन में संपत्तियों का जो मूल्य होता है, स्वामित्व होता है, सत्व होता है, विद्यमानता होती है, अधिग्रहण होता है, तो इसकी जांच शामिल होती है सत्यापन में, है ना। वेरिफिकेशन के अंदर क्या जांच होती है कि भैया जो संपत्तियों का जो मूल्य है, मतलब जो वैल्यू लिखी हुई है वो बिल्कुल सत्य है, गलत है। ठीक है, इन सब की जांच करने का कार्य होता है। स्वामित्व की जांच, ओनरशिप एक्स बंदे की है किसी और बंदे की है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रख लें। अब देखिए लंकस्टर के अनुसार, लंकस्टर ने क्या कहा कि जो भी संपत्तियां हैं उसका सत्यापन एक विधि है। ठीक है, एक लॉ है जिसके द्वारा अंकेशक स्थिति विवरण के दाहिने भाग, राइट हैंड साइड में शुद्धता को प्रमाणित करता है तथा इसके 3 स्पष्ट उद्देश्य होते हैं: संपत्तियों की विद्यमानता, ठीक है, स्थापत्य संपत्तियों का मूल्यांकन करना और उन्हें प्राप्त करने के अधिकार की जांच करना। ये 3 चीज़ करता है। ठीक है, इसके अलावा अंकेशक के द्वारा सत्यापन का कार्य करते समय ये जांच करने का कर्तव्य होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है? ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि जो भी वित्तीय विवरण के प्रारूप हैं कंपनीज एक्ट 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार हैं भी या नहीं। ठीक है, तो जो भी वित्तीय विवरण के जो प्रारूप है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी फॉर्मा बोलते हैं ना, फॉर्मेट,
ठीक है, प्रारूप वो कंपनीज एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 के अनुसार मेंशन किए गए हैं या नहीं, ये थोड़ा सा देखने का काम होता है। ऑडिटर इस चीज़ को मेंशन करता है कि भैया कंपनीज एक्ट के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, अनुसार है या नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा पार्ट सेकंड में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। कंपनीज एक्ट का पार्ट सेकंड किससे डील करता है, प्रॉफिट एंड लॉस से डील करता है, ठीक है। सत्यापन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन। अब देखो वेरिफिकेशन करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला तो यही है, इस सब में क्या होगी, जांच करना होता है कौन सा, स्थिति विवरण, जो भी बैलेंस शीट में दिखाई गई जो भी संपत्तियां हैं उनका मूल्यांकन सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। दूसरा, जो संपत्तियों के स्वामित्व वे सत्व संस्था के पास ही हैं या किसी और के पास तो नहीं है, ये बताना, ठीक है। इसके अलावा संपत्तियां स्थिति विवरण में दिखाई गई वास्तव में संस्था में विद्यमान है भी कि नहीं। वो जैसे जो बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स दिखा रहे हैं, जैसे एक कार दिखा दी, उसका नंबर डाल दिया, ये कंपनी के लिए खरीदी पर ये कहाँ खड़ी है, ये जो ऑनर है उसने अपने घर पे खड़ी कर रखी है वो कार, ठीक है। तो संपत्तियां जो स्थिति विवरण में शो करी हैं वो संस्था में है कि संस्था के बाहर कोई और उनको यूज़ कर रहा है, ये चीज़ें लिख के बताना, ठीक है। यह जाँच करना कि संपत्तियाँ संस्था के अधिकार में है या नहीं है, या उनको कोई और उठा के ले गया है, ठीक है। अगर नहीं है तो उनको यहाँ के शो कर रखा है, ये चीज़ें भी कौन बताएगा, ऑडिटर बताएगा, ठीक है। यह जांच करना कि संपत्तियां व दायित्व, जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज के संबंध में कोई कपट, कोई अनियमितता तो नहीं की गई है, ठीक है। इसके अलावा यह जांच करना कि जो सभी संपत्तियां हैं या दायित्व हैं उनसे संबंधित लेखकों की जो गणितीय शुद्धता है वो शुद्ध रूप से दिखाई गई हैं या नहीं है उनमें, या फिर मैथमेटिकल कोई एरर्स आए हुए हैं तो उन चीज़ों के बारे में भी बताएगा। संपत्तियां व दायित्व में स्थिति विवरण में जो भी बैलेंस शीट में प्रदर्शित करते समय कानूनी नियमों व उपनियमों का पालन किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो भी कानून, जो भी लॉ बनाए गए हैं उनका ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑडिटर इनको बताता है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या देखेंगे कि जो सत्यापन में संपत्तियों की विद्यमानता की जाँच, अधिग्रहण की जाँच, स्वामित्व की जाँच, प्रभार मूल्यांकन की जाँच, सत्व की जाँच, स्थापन जो सत्यापन का कार्य स्वयं अंकेशन के द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति पर किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्वयं अंकेशन, ठीक है, स्वयं खुद जो ऑडिटर है उस वही करता है, उसके अलावा जो उसके वरिष्ठ LDCs होते हैं जो आपको क्लर्क बोलते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, परंतु सबसे लाइबिलिटी किसकी रहेगी, ऑडिटर की ही लाइबिलिटी रहती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें मूल्यांकन शामिल है। सत्यापन के संबंध में अंकेशक के जो कर्तव्य है वो कहाँ बताए गए थे, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीयर होल्सो कंपनी 1904, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर है ना, मैं इसको एक बार एडिट कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। यहाँ पर ले लीजिए कर्तव्य में, ठीक है, ये लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी, ये क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद भी रखना है, ईयर के साथ में इसको याद रखें। इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीयर होल्सो कंपनी 1904 में, ठीक है, एक केस हुआ है ना। इसमें जज कौन था, एल्वेस्टोन, ठीक है, इस एल्वेस्टोन जज था। इसने स्पष्ट ये किया गया था कि चिट्ठे में जो भी बैलेंस शीट है उसमें वर्णित संपत्तियों की विद्यमानता का सत्यापन करना अंकेशक का क्या होता है, कर्तव्य होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जितना भी जो भी आपकी बैलेंस शीट है उसके अंदर जो असेट्स एंड लायबिलिटी शो की गई हैं उसका सत्यापन करना किसका कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है ऑडिटर की। यदि वह इसमें विफल रहता है तो नियोक्ता, ठीक है, अगर वो क्या होता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, ऑडिटर उनको वेरीफाई सही तरीके से नहीं करता, तो नियोक्ता को जिसने ऑडिटर को अपॉइंट किया है और उसको जो भी हानि होगी उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो ये केस क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ऊपर वाला, और नीचे वाले को थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट मान के आप इसको याद रखें, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बना देता हूँ यहाँ पर। क्या कुछ चीज़ें होती हैं ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे कि लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीयर होल्सो कंपनी 1904 के अंदर हुआ था ये केस। तो इसमें क्या कहा गया था कि जिसने मतलब जो अपॉइंटर है, ऑडिटर को जो अपॉइंट करता है, नियोक्ता बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नियोक्ता को अगर कोई भी हानि होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑडिटर होगा कि उसने वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं किया गया है, तो इसके लिए
तो जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, ऑडिटर की हो जाएगी। ठीक है, संपत्तियों की विद्यमानता व अस्तित्व की जांच भौतिक परीक्षण के द्वारा की जानी चाहिए। भौतिक परीक्षण होता है कि आप जब भी किसी असेट्स एंड लायबिलिटीज की जांच कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जाइए, देखिए कि वो चीज़ है भी या नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है किताबों में पढ़ लिया, हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी है तो वहाँ भी होगी, ऐसा नहीं। फिजिकली आप जाइए, प्रेजेंट होइए और उन चीज़ों को देखिए। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो संस्था के प्रबंधकों से प्रमाण पत्र लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए सत्यापन में मूल्यांकन में शामिल होता है क्या, मूल्यांकन का अर्थ विवरण बैलेंस शीट में संपत्तियों दायित्वों को किस मूल्य पर दिखाया गया है एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है, अर्थात संपत्तियां सही व उचित मूल्य पर दिखाना ही संपत्तियां का मतलब संपत्तियों को कहलाता है मूल्यांकन। अब देखिए मूल्यांकन करने का प्राथमिक दायित्व जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, प्रबंधकों की होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखें कि भैया वैल्यूशन का जो भी मूल्यांकन कर रहे हैं, जो भी आप वैल्यूशन कर रहे हैं उसकी प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, प्रबंधकों की है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखा। जिस मूल्य पर दिखाए गए हैं एज पर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो और अंकेशक ऑडिटर मूल्यांकन करता नहीं होता है। ठीक है, ऑडिटर क्या नहीं होता, मूल्यांकन करता नहीं होता। ऑडिटर सिर्फ क्या करने का काम करता है, ऑडिटर ऑडिटिंग करता है और मूल्यांकन करने का काम किसका होता है, प्रबंधकों का होता है। कौन से केस में क्या कहता है, किंगस्टन कॉटन मिल केस के अंदर ये बात कही गई थी, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से लेके इस लाइन को याद कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर मत कहना आपको बताया नहीं था। ठीक है, तो अंकेशक जो ऑडिटर होता है वो मूल्यांकन करता नहीं होता है और किंगस्टन कॉटन मिल केस में कहा गया था अंकेशन का कार्य मूल्य की जांच करने का होता है। यदि अंकेशक यह कार्य उचित सावधानी व चतुराई से नहीं करता है तो कर्तव्य भंग का दोषित माना जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, उसको किस चीज़ का दोषी माना जा सकता है, कर्तव्य भंग का दोषी माना जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संपत्तियों के सही मूल्यांकन करने का प्राथमिक कर्तव्य प्रबंधकों का होता है, ना कि अंकेशक का। अंकेशक का यह कर्तव्य होता है कि वह जांच करे कि चिट्ठा जो भी बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियां दायित्व सामान्य स्वीकृति लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है या नहीं, GAAP है ना, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं हम। GAAP की फुल फॉर्म मैं यहाँ लिखूँ, जनरल एक्सेप्टेड, यहाँ पे जगह ही नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, GELLY जनरली एक्सेप्टेड ये कई बार पूछ ली जाती है तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा सही से लिखता हूँ यार, सही नहीं, पेन सही से चलते नहीं है यार, वो थोड़ी राइटिंग भी ऐसी है, पर कोई बात नहीं, आप इनको याद रखना। जनरली लिखिए आप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा याद रखना आपको। ठीक है, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करता है GAAPS। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये स्टार मार्क किया गया है, स्टार के। ठीक है, आज ये नहीं चलता है। मूल्यांकन के संबंध में अंकेशक का कर्तव्य है कि वह सावधानी व चतुराई का प्रयोग करे, अन्यथा होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होगा। लीड्स स्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाम शेफर्ड में क्या कहा गया था कि अंकेशक का कर्तव्य है कि सावधानी व चतुराई से कार्य करे, अन्यथा वो क्या होगा, जो भी हानि हो सकती है उसके लिए उसे रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो ये क्या बात कर रहा है, सावधानी व चतुराई से कार्य करने की बात कर रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मूल्यांकन के आधार, बेसिस ऑफ वैल्यूशन, तो लागत मूल्य। ठीक है, तो लागत मूल्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए वैल्यूशन जब आप निकालेंगे तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस है या बुक वैल्यू है, किस वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है जो संपत्तियां, जैसे मान लीजिए आपने आज खरीदा, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं है ना, तो आपने किस प्राइस पे उसको खरीदा है, किस प्राइस पे आप बेचेंगे, वो सेल प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको मैन्युफैक्चर कर लिया, फिर उस मैन्युफैक्चर करने के बाद में वो आपको 120 रुपये की बन के तैयार हो गई है। ठीक है, तो उसको अपन बोल देंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, संपत्ति
संपत्ति को क्रय करने, निर्माण की लागत, लाने का भाड़ा, निर्माण के कार्य में लगी सामग्री, श्रम, सेवा का मूल्य, जो स्थापना है ना, जो भी है जहाँ पे अपन रख मतलब एस्टेब्लिश करी है उसके जो भी खर्चे हुए हैं इत्यादि, ये सभी व्यय प्राकृतिक पूंजीगत होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, नेचुरल कैपिटल होते हैं और ये कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। दूसरा हो जाएगा पुस्तक मूल्य। ठीक है, जब भी आप वैल्यूएशन करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप कॉस्ट प्राइस को वैल्यूट कर रहे हैं या फिर बुक वैल्यू का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि बुक वैल्यू तो आप ध्यान रख लें और फिर वहाँ पे कंपैरिजन में लिख दें कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बुक वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कॉस्ट प्राइस भी ज़्यादा कम कुछ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक निश्चित तिथि पर स्थिति विवरण में प्रदर्शित मूल्य, जैसे मान लीजिए अब जैसे बुक वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें ग्रॉस बुक वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू है। अब ग्रॉस बुक वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को 50,000 का खरीदा, कोई भी चीज़ है, फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है, कब खरीदा था, 5 years ago। ठीक है, 5 साल पहले आपने कोई चीज़ 50,000 रुपये खरीदी थी, तो ये ऐतिहासिक मूल्य हो गया ना। 5 साल पहले आपने कोई चीज़ 50,000 की खरीदी है, तो क्या आज भी उसकी कीमत 50,000 होगी? नहीं भाई, इस पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन भी लगेगा। आज मान लीजिए इसकी सब कुछ घटा के 10,000 रुपये ही रह गई है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी रह गई है, अब 10,000 रह गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अपलिखित मूल्य मतलब आपने 50,000 में से 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया 5 साल में, इस किसी भी चीज़ पे, चाहे मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कुछ भी चीज़ हो। ठीक है, जैसे जैसे आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उस पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगता जाता है। ठीक है, तो नेट बुक वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रॉस बुक वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा कब होगी, जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा। ठीक है, आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड कितना खरीदा था आपने, मान लीजिए 10,000 का गोल्ड खरीदा था 20 साल पहले, 20 years ago। ठीक है, आपने 20 साल पहले 10,000 रुपये गोल्ड खरीदा, तो आज भी है, आज गोल्ड की कीमत तो कितनी हो गई है, 5x हो गई है। ठीक है, 5 गुना हो गई है। तो आप क्या करेंगे, 10,000 इंटू का 5 कर लेंगे, तो इसकी आज की कीमत कितनी निकल कर आ रही है, 50,000 निकल कर आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, नेट बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए गोल्ड की, 50,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, उसमें प्राइस बढ़ भी सकती है। बाजार मूल्य है, ठीक है, मार्केट वैल्यू, चिट्ठा तिथि, जो मार्केट वैल्यू क्या होती है, आज मार्केट में आप किसी चीज़ को बेचने जाएंगे तो उसकी क्या आपको वैल्यू मिलेगी, वही मार्केट वैल्यू है। ठीक है, चिट्ठा तिथि के दिन वह मूल्य जो किसी संपत्ति को बाजार में बेचने पर वसूल हो सकता है। ठीक है, प्रतिस्थापन मूल्य, रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक लैपटॉप है, एक क्या है, लैपटॉप है। ठीक है, आपने उसको 5 साल पहले खरीदा था 50,000 का, आज उसकी कीमत कितनी रह गई है, 15,000 रह गई है। ठीक है, तो अब जब भी आप नया लैपटॉप लेने जाएंगे तो और इस वाले लैपटॉप को रिप्लेस करेंगे उससे, तो इसकी क्या वैल्यू मिल रही है, वही मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अब आज आपको क्या मिल रही है, 15,000 भी मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इसकी मार्केट वैल्यू है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हास योग्य मूल्य, डेप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होती है, वह मूल्य जिसे संपत्ति के उपयोगी जीवन काल में अपलिखित कर दिया जाता है, मतलब घटा दिया जाता है। अब अपन ने देखिए लैपटॉप कितना का खरीदा था, मान लीजिए 40,000 का खरीदा था किसी समय पर, अब हमको आज क्या मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, तो इन 40,000 माइनस का 15,000 करेंगे। ठीक है, कितना बचेगा बताओ, तो ये बचेगा 25,000। ठीक है, 25,000 ही तो बचेगा, 25 + 15 कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, जो अपन ने 25,000 क्या करा, राइट ऑफ कर दिया इसके जीवन काल में, तो इसको क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएबल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अपलिखित मूल्य, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये लैपटॉप है, अब हर साल क्या करेंगे, अब यहाँ तो क्या होगा, आप एक फिक्स अमाउंट से रिटर्न वो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, पर रिटर्न डाउन में क्या करेंगे, जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे उसका 10% आप डिडक्ट करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 10,000 रुपये की है। ठीक है, इस पर आपने क्या करा, 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाया है ना, रिटर्न डाउन कर रहे हैं 10% की रेट से, तो अगले साल कितना 10% कम होकर कितना रह जाएगा, 10 का मतलब 10% कितना 1000 आएगा, तो 10,000 माइनस 1000 करेंगे तो ये 9,000 की बचेगी। अब नेक्स्ट साल भी अपन क्या करेंगे, 10% ही इसमें से डिडक्ट करेंगे, हर साल क्या करें 10%। पर यहाँ पर अब पिछली बार तो अपन ने क्या है 1,000 रुपये माइनस करे थे, क्योंकि 10% 10,000 का 1,000 बनता है, पर यहाँ पर 10% कितना बनेगा, 900 बनेगा। 900 जब से माइनस करेंगे तो 8,100 रुपये बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अपन क्या करेंगे, 10% डिडक्ट करेंगे 8,100 का, तो 8,100 का 10% कितना होगा, 810 रुपये इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 0 गए, 10 में से 1 गया बचा, 9 बचा, और यहाँ पर 10 में से 8 गए, 2 बचे, और ये हो जाएगा 7,290 रुपये। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, हर साल इस पर डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ।
ये कैलकुलेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, पर आपको वैसे पता होना चाहिए भैया कैसे क्या करते हैं, ठीक है। ये पूछी भी जा सकती है, अकाउंटिंग में पूछ सकते हैं, यहाँ नहीं पूछेंगे तो, ठीक है। और जो यहाँ पर अवशिष्ट मूल्य, स्क्रैप वैल्यू, वह मूल्य जो संपत्ति के उपयोगी जीवन काल की समाप्ति पर अवशिष्ट के रूप में बेचने से प्राप्त होता है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि भैया आपकी ने जैसे मान लीजिए ये लैपटॉप यूज़ कर रहे थे, अब क्या हुआ, इसका मदरबोर्ड फूक गया, ठीक है। अब ये आपके कोई काम का नहीं बचा है, अगर आप इसको बेचने जाएंगे तो आपको उसके कितने मिल रहे हैं, 2000 रुपये मिल रहे हैं। पहले जब ठीक था तब तो 15,000 मिल रहे थे, परंतु आपने क्या करा, इस लैपटॉप को पानी में गिरा दिया, आज इसको 2000 ही मिल रहे हैं, स्क्रैप में बिक रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है इसको, ठीक है। कबाड़ी वाला ले रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू बोल देंगे भैया। आज अब इसका पूरा जीवन काल खत्म हो गया, इसको रिपेयर कराएंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तब हम इसकी स्क्रैप वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में प्रचलित सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल एज रिगार्ड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स कौन कौन से हैं, देखो, गैर हास योग्य स्थिति संपत्तियां, नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स असेट्स, ऐसी असेट्स जिस पे कोई डेप्रिशिएशन नहीं लगाया जाएगा, तो उनको कौन सी कीमत पे कैलकुलेट किया जाएगा, एट कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। जैसे कि भूमि पे अपन डेप्रिशिएशन नहीं लगा रहे। हास योग्य स्थित संपत्तियां है ना, डेप्रिशिएबल फिक्स असेट, ऐसी सेट जिस पर क्या होगा, अपन मूल्यह्रास लगाएंगे तो ऐतिहासिक मूल्य में से अपन क्या होगा, उसको घटा देंगे। अब अपन ने पीछे देखा ही था, ऐतिहासिक मूल्य में से अपन ने उसको घटाया था, ठीक है। 50,000 में से जैसे अपन ने कि 40,000 घटा दी तो कोई 10,000 की बची है, तो अपन क्या, हिस्टोरिकल प्राइस। हिस्टोरिकल प्राइस कौन सी होती है, जब आपने उसको पिछले ईयरों में जब खरीदा था तब खरीदा था, मतलब पुराने किसी समय में आपने खरीदा था, ऐसा नहीं है हज़ारों साल पहले खरीदा था। आप तो भाई 5 साल पहले 10 साल पहले ही कोई चीज़ खरीदेंगे ना, हज़ारों साल का तो अपना जीवन ही नहीं है, ठीक है। तो भवन, फर्नीचर, मशीन, उपकरण इत्यादि ये सारे हो गए, ठीक है। चालू संपत्तियां, करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट लागत व बाजार मूल्य पर कॉस्ट मार्केट प्राइस है ना, मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम हो, जैसे स्कंद स्टॉक्स, अब अल्पकालीन विनियोग, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, चालू संपत्तियां करंट असेट्स कहलाती हैं, ठीक है। जिनको अपन लागत, जैसे मतलब जो भी उसकी लागत वैल्यू है या फिर बाजार मूल्य, जो दोनों में से कम होता है उस पर उसको करंट असेट बोला जाता है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए दोनों में से कम इसलिए बोला जाता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में ये, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स हैं 10,000 रुपये के थे पहले, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2,200 रुपये इस पर वो लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब घट गई, वैल्यू घट गई, करंट प्राइस है, पर 200 रुपये इसमें वियर एंड टीयर की वजह से इस पर नुकसान हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, 9,800 रुपये की बची है मार्केट वैल्यू भाई इसकी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 9,800 रुपये में इसको खरीद लेंगे या बेच देंगे, जो भी है, चालू संपत्तियां बोलते हैं इनको, ठीक है। ध्यातव्य रहे कि कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल या मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाएगा, ठीक है। देखो, जो कच्चा माल होता है जिसे अपन रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अर्धनिर्मित माल, जैसे कोई गुड है, अपन ने पूरा उसका निर्माण नहीं किया गया है, थोड़ा सा उसमें अल्टर किया है, मतलब थोड़ा सा निर्माण किया गया, तो उनका मूल्यांकन कौन सी किस चीज़ पे किया जाता है, लागत मूल्य पे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर इनका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। कच्चा माल हो या अर्धनिर्मित माल हो, उसका वैल्यूएशन किस पे करेंगे, लागत मूल्य पर किया जाएगा, तथा देनदार व प्राप्य बिलों का मूल्यांकन पुस्तक मूल्य पे किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। देनदार वे प्राप्य बिल, देनदार वो होते हैं जिनको आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, या बिल ऑफ रिसीवेबल्स होते हैं जिनको आपको पेमेंट बाद में देनी है, ठीक है। तो उनको कौन से बुक वैल्यू पर आप इनको दिखाएंगे। अब प्राप्य ऋण हेतु आयोजन को घटाकर किया जाएगा, ठीक है। तो जो पैसा आपने रिसीव नहीं किया उसको घटाकर आप देने वाले पैसे की कैलकुलेशन कर लेंगे, ये थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेट की जाती है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, देखो, शेयी संपत्तियों का मूल्यांकन है ना, वेस्टिंग असेट। अब वेस्टिंग असेट क्या होती है, ऐसी असेट जो क्या होता है, जो मतलब एज एन वेस्ट हो रही है, खराब होती जा रही है धीरे धीरे, उन पर क्या होता है, वही डेप्रिसिएशन का रूल है एक तरीके से, ठीक है। परंतु क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन तो ऐसा होता है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से उस पर घट रहा है, और आप इसको यूज़ नहीं कर रहे और वो वैसे ही वेस्ट होती जा रही है, ठीक है। तो वेस्टिंग असेट इन संपत्तियों का मूल्यांकन उपयोगिता मूल्य पर किया जाता है, अर्थात लागत मूल्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति पर होने वाले शेयर इन संपत्तियों में हाथ लगने के लिए रिक्तीकरण विधि काम में ली जाती है, ठीक है। रिक्तीकरण विधि को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको क्या बोला था, रिक्तीकरण विधि बोला जाता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, आईफोन खरीदा, किसके लिए खरीदा, आपने मान लीजिए अगर कोई लड़का है तो उसने अपनी जीएफ के लिए खरीदा है, और कोई लड़की है तो उसने अपने बीएफ के लिए खरीदा है, बॉयफ्रेंड के लिए, ठीक है। तो अब आईफोन उसने खरीदा, आईफोन अभी तो कौन सा 15 आ गया है, ठीक है। तो आईफोन 15 खरीदा है उसने, 15। अब क्या करा, इसकी जो
इन दोनों का गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था, पर गर्लफ्रेंड के साथ में इसकी बॉयफ्रेंड का हो गया ब्रेकअप, ठीक है। अब इसने क्या करा, इस फ़ोन को रख दिया भैया अलमारी में, ठीक है। अलमारी में क्यों रख दिया भाई, इसने बोला कि भाई मैंने खरीदा तो इसके लिए था, परंतु अब इसकी याद में ये मेरी अलमारी में रखा रहेगा, मैं इसको नहीं भूलूंगा, ठीक है। इस मतलब आईफोन को नहीं भूलूंगा, गर्लफ्रेंड को तो भूल जाऊंगा, ठीक है। और गर्लफ्रेंड ने क्या करा, गर्लफ्रेंड ने उसको अपने एक मतलब किसी को नहीं दिया यार, इतनी महंगी फ़ोन कोई देता है क्या किसी को, ठीक है। तो उसने क्या करा, लाया तो था पर लाई तो थी, पर उसने भी नहीं दिया, उसने उसको अपने पलंग के नीचे घुसा दिया कि भाई मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, मैं उसके लिए लाई थी, परंतु अभी यहीं पड़ा रहेगा। अब क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, इस आईफोन की कीमत जैसे आज है 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपीज़ है, ठीक है। अभी आप खरीदने जाएंगे आईफोन तो 1,60,000 रुपये से स्टार्ट है समथिंग, जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है, ठीक है। अब 1,60,000 रुपये के अगले साल नेक्स्ट ईयर कितने रुपए, आपके 1,20,000 रुपये का ही बिक रहा है ये फ़ोन, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसको उपयोग तो नहीं किया, ठीक है, परंतु ये क्या होगा, वेस्टिंग असेट हो गया आपका, पैसा तो गया परंतु आपको इस पर कुछ मिल नहीं रहा है भाई। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई थी आपकी यादें। कैसी यादें, बेगानी यादें जिनका आप जीवन में कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए उन्हें भूल जाओ। जिन यादों का कोई मतलब नहीं होता उनको भूल जाना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। भाई ये कोई काम की नहीं है, ये जस्ट वेस्ट करेंगे, आपके जीवन को वेस्ट करेंगे और आपकी वैल्यू को वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रही हैं, वेस्ट कर रही हैं, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। इन संपत्तियों का मूल्यांकन उपयोगिता मूल्य पर किया जाता है, अर्थात लागत मूल्य, ठीक है। ये हमने पीछे देख लिया था। खदान, ये जैसे मान लीजिए कोई खान है, कोई माइनिंग साइट है, ठीक है। अब आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी वैल्यू गिर रही है आपकी, ठीक है। पैसा लगा हुआ है, आपकी मशीनरी वैसे ही पड़ी हुई है, ठीक है, उनमें डेप्रिशिएट लग रहा है। अदृश्य संपत्तियाँ, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं, जो आप देख नहीं सकते हैं, जो आपको अदृश्य होती हैं, वो आपकी असेट होती हैं। जैसे कि आपका कोई पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, है ना, कोई गुडविल हो गया, तो ये क्या हो गया, इंटेंजिबल असेट्स हो गई, इनके भी भाई आपकी वैल्यू मिलती है, ठीक है। अदृश्य संपत्तियों का मूल्यांकन भी स्थिर संपत्तियों की तरह होता है, जैसे ख्याति, एकस, कॉपीराइट इत्यादि, ठीक है। एकस को क्या बोलते हैं, एकस होता है पेटेंट, ठीक है। एकस होता है पेटेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कॉपीराइट आपको पता ही है, ख्याति पॉपुलरिटी आपको पता ही है, ठीक है। अदृश्य संपत्तियों पर हाथ लगने की प्रक्रिया को परिशोधन कहा जाता है, ठीक है। परिशोधन क्या होता है, परिशोधन होता है एमोर्टाइजेशन, ठीक है। एमोर्टाइजेशन, AMORTISATION, याद रख लें, ठीक है। कृत्रिम संपत्तियां, फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस असेट्स कौन सी होती हैं, जो आर्टिफिशियल असेट्स होती हैं, ठीक है। कृत्रिम जिन्हें बोलते हैं, चिट्ठे में व्यय की राशि में चिट्ठा तिथि जो व्यय लाभ हानि खाते से अपलिखित कर दिए गए हैं उन्हें घटाकर शेष राशि पर दर्शाया गया जाता है, जैसे प्रारंभिक व्यय, विकास व्यय, ऋण पत्र, है ना। तो ये क्या होंगे, कृत्रिम असेट्स हैं, जो प्रारंभिक असेट्स के हैं, विकास व्यय पत्र हो गए, ऋण पत्र हो गए। तो ये आपके एक्चुअल असेट्स नहीं है, पर असेट के रूप में कार्य कर रहे हैं आपके लिए, उन्हें फिक्टिशियस असेट्स बोला जाता है। पशुधन, लाइव स्टॉक्स, ठीक है। लाइव स्टॉक्स क्या होते हैं, जैसे पशु जो आपने अपने किसके लिए, जैसे दुधारू पशु हो गए, या फिर कोई घोड़ा खरीद लिया, ठीक है, कोई खच्चर खरीद लिया सामान ढोने के लिए, तो ये लाइव स्टॉक्स के अंदर आ गए। इन संपत्तियों का मूल्यांकन वार्षिक पुनः मूल्यांकन विधि से किया जाता है, ठीक है। तो इनको जैसे लाइव स्टॉक्स हो गए तो इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एनुअली रीवैल्यूशन, ठीक है। इनकी हर साल रीवैल्यूएट करेंगे, इनकी जो भी कॉस्टिंग आएगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई खच्चर खरीदा था, पहले जब खरीदा था तो वो 4 साल का था, ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता था, वो 10 किलो ही वजन उठा सकता था, ठीक है, 10 kg वजन उठा सकता था। पर आज जब वो 10 साल का हो गया है तो आप उसे 50 किलो वजन उठा सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, ये आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल हो गया ना, कोई खच्चर की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे, भैया इसकी वैल्यू अब बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई दूध है, दूध देने वाली गाय खरीदी थी आपने, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, आप किसी कंपनी के क्या थे, मैनेजर हैं, ठीक है, CEO है, मैनेजर तो छोटा सा होता है, ठीक है, CEO, ठीक है। आप किसी कंपनी के CEO हैं और वहाँ पर आपको एक लड़की से हो गया प्यार, ठीक है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो कंपनी में क्या कर रही है, एज एन ए वर्कर है, कहीं काम करती है। तो आपने क्या करा, वो थोड़ी कमज़ोर है तो उसको वो गाय का दूध पिलाने के लिए आपने एक गाय खरीद ली है कि भैया यार कंपनी के पैसों से खरीद लेते हैं। अब जो आपने गाय खरीदी है, पर उस पर भाई उसकी वैल्यूशन तो निकालनी पड़ेगी ना, कि कंपनी के किस काम आ रही है वो, ठीक है। आप अपने शौक पूरे करने के लिए कर रहे हो तो यार वो चीज़ें सही नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, कहीं कोई कर सकता हो तो यार, ठीक है। अच्छा, स्टोर वे स्पेयर्स पार्ट्स, स्टोर पार्ट्स, इन संपत्तियों का मूल्यांकन वार्षिक पुनः मूल्यांकन विधि से किया जाता है, ठीक है। वार्षिक पुनः मूल्यांकन विधि क्या होता है,
एनुअल रीवैल्यूएशन विधि, ठीक है। हर साल क्या करेंगे अपन, रीवैल्यूएट करेंगे उन चीज़ों को। आ जाइए यहाँ पर, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन द वाउचिंग, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। देखो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। यार बड़ा हो जाएगा क्या? देखो दिखाई देना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देना ज़रूरी है। जहाँ तक ले लेता हूँ, 2 पॉइंट ले लेता हूँ इसके। मुझे ही नहीं दिख रहा था, आपको कहाँ से दिखेगा यार, है ना? आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, ठीक है। अपन ने कॉपी किया और यहाँ पर एक पेज और ऐड कर लेते हैं यार, ठीक है। इस पेज में इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ले जाते हैं ऊपर वापस से। 2 तो ले लिए थे अपन ने, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। ये आ गए यहाँ पर, आ जाओ। अब देखिए प्रमाणन, वाउचिंग, तो ये हो गया वाउचिंग। थोड़ा रेड पेन कर देता हूँ इसको, पेन भी चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिखाई अच्छे दे। अब देखिए ये हो गया वाउचिंग, ये वैल्यूएशन एंड ये वेरिफिकेशन की बात कर रहा है। तो इनके डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो वाउचिंग क्या होता है, इसमें प्रमाणकों की सहायता से प्रारंभिक लेखों की प्रविष्टियों की जांच तथा पुस्तकों के योग, खतौनी आदि की जांच सम्मिलित है, ठीक है। तो जो वाउचिंग है इसमें क्या कर रहे हैं, आप जांच कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर, मतलब आप इसको जांच करना क्या होता है, टेस्ट करना होता है, नहीं, हाँ टेस्ट ही मान लीजिए, ठीक है, टेस्ट करना। तो अब इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी बुक्स हैं, लिखे हैं, उनके में जो आपने एंट्री करी गई है, प्रविष्टियाँ जो उसमें जो मतलब जो आपने डेटा लिखा हुआ है वो सही किया है या गलत किया है, ठीक है, उसकी जांच करना, प्रमाणकों की जांच करना कि आपने जो जो बिल्स आपके हाथ में आए, जैसे मान लीजिए आपने आईफोन खरीदा था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, याद करिए, है ना, पीछे अपन ने एग्जाम्पल में देखा था। तो आपने वहाँ पर दिखा दिया भैया 1,60,000 रुपये, ठीक है, 1,60,000 रुपये दिखा दिया बिल में, तो ठीक है। और आपने क्या करा, बिल मतलब जो खरीदा वो तो 1,60,000 रुपये का था, पर आपने क्या करा, कंपनी में जब उसकी ट्रांजेक्शन लिखा तो वहाँ लिख दिया आपने 2,60,000 रुपये, ठीक है। 1,00,000 रुपये बढ़ा के लिख दिया, 1,00,000 की चीज़ का बढ़ा दिया कि भाई आप अपनी गाड़ी लेके गए थे, उसमें पेट्रोल डलाया, ठीक है। आपने उल्टे सीधे खर्चे लगा दिए कि भाई मैं गाड़ी लेके गया था, मेरे 4 घंटे लगे, फिर मैं घर आया, मैं सोया, इस चीज़ का मुझे नुकसान हुआ, वो सब आपने मिला के 2,60,000 रुपये का दिखा रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। गलत वैल्यूट करेंगे तो ये वाउचिंग के अंदर पकड़ में आ जाएगा, भैया 1,60,000 से शो करना था, आप 2,60,000 कैसे शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या है, फिर ऑडिटर मेंशन कर देगा अपने जो भी ऑडिट समरी जो बनाएगा बाद में, ठीक है, उसमें, ठीक है। जो वैल्यूएशन में क्या होगा, इसमें चिट्ठा जो बैलेंस शीट में दिखाई जाने वाली संपत्तियां और दायित्वों का सही मूल्यांकन किया गया है अथवा नहीं किया गया है, तो ये बताता है। वैल्यूएशन में अपन क्या बोलते हैं कि जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वाले पार्ट के अंदर जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू बता रखी है वो सही दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई, ठीक है। और वेरिफिकेशन में क्या होता है, इसमें संपत्ति एंड दायित्वों की सत्व जो ओनरशिप है, विद्यमानता, अधिकार किसके हाथ में है, तो ये वेरिफिकेशन के अंदर आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अच्छा ये पॉइंट नंबर 2 देखिए, प्रमाणन हमेशा प्रारंभिक लेखों का, खातों का एवं उनके शेषों का होता है, ये ध्यान रखना। प्रमाणन मतलब वाउचिंग, ठीक है। अब वैल्यूएशन किसका होता है, वैल्यूएशन चिट्ठे में दिखाई जाने वाली संपत्तियों दायित्वों का किया जाता है, ठीक है। और वेरिफिकेशन भी क्या होता है, चिट्ठे में दिखाई, जो चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट में दिखाई जाने वाली संपत्तियों दायित्वों का ही होता है इसके अंदर भी। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वैल्यूएशन में देखिए वाउचिंग, सॉरी ये है वाउचिंग, ठीक है। वाउचिंग क्लर्कों के द्वारा किया जाता है। जो वाउचिंग का काम होता है वो कौन करते हैं, क्लर्कों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये अंकेशक की नैतिक क्रिया है। नैतिक क्रिया में क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है, जोड़ घटाव, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांजेक्शन को ले गए तो वो सही ले गए कि नहीं ले गए, तो ये कौन कर रहा है, क्लर्कों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा था, वाउचिंग, ठीक है, वाउचर्स के द्वारा, ठीक है। ये वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वैल्यूएशन में क्या है, प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, किंतु उसके सही होने की जाँच अंकेशक के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यूएशन जो भी अपन वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसका, मैनेजमेंट का काम है, मैनेजर्स के काम है, ठीक है। और जो वेरिफिकेशन है अंकेशक द्वारा या वरिष्ठ सहायकों द्वारा उसको वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूएशन, ठीक है। और ये हो गया वाउचिंग,
ये थोड़ा ध्यान रखें, है ना। अब वाउचिंग में प्रमाणन का कार्य वर्ष में किसी भी समय किया जा सकता है। वाउचिंग आप कर रहे हैं वर्ष में कभी भी, है ना। वैल्यूशन आप निकाल रहे हैं, कार्य ये भी मूल्यांकन का कार्य है, पर ये वर्ष के अंत में किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और जो वेरिफिकेशन है वो कब करेंगे, ये अंतिम खाते बनाने के पश्चात, अर्थात लेखा वर्ष के अंत में, जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है, अकाउंटिंग पीरियड जो खत्म होता है उसके एंड में आप क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्रमाणन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सबूत विद्यमान रहते हैं। तो जो वाउचिंग है उसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपके पास सबूत होते हैं। किस तरीके से, क्योंकि आपके पास उनके पास बिल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वाउचिंग का वेरिफिकेशन, ठीक है। वैल्यूशन निकालना, वैल्यूशन में क्या होगा, मूल्यांकन के संबंध में उनके सबूत उपस्थित नहीं रहते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी आप वैल्यूशन कर रहे हैं, वैल्यूशन में आपके पास में उनके एविडेंस नहीं है, और वेरिफिकेशन में आप में क्या होगा, संपत्ति दायित्व के संबंध में सबूत मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में आपके पास क्या होंगे, सबूत होंगे, परंतु आपके पास में वैल्यूशन में सबूत नहीं होते हैं। ये वाउचिंग, वैल्यूशन, वेरिफिकेशन, ये तीनों नाम एक जैसे कंफ्यूज ना करें, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। प्रमाणन संपत्तियों के मूल्यांकन तथा सत्यापन का आधार नींव है, ठीक है। प्रमाणन क्या होता है, वाउचिंग, जो वाउचर्स होते हैं, जो आपके पास बिल्स ऑफ एविडेंस होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, वाउचर बोला जाता है, ठीक है। मूल्यांकन सत्यापन के अनेक तत्वों में से एक आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका। आ जाइए, सत्यापन में प्रमाणन व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन इंक्लूड्स बोथ वाउचिंग एंड वैल्यूशन, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वेरिफिकेशन इंक्लूड बोथ वाउचिंग एंड वैल्यूशन, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। सत्यापन में प्रमाणन व मूल्यांकन दोनों शामिल होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ, इन स्टेटमेंट को ही बना के आपसे पूछ लेंगे, फिर आप बोलोगे ये कहाँ से पूछ लिया। आ जाइए, जाते जाते करते हैं क्वेश्चन। ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन 1 हो गया आपके लिए। बताइए, ऑडिट उस इमारत के मूल्यांकन का सत्यापन कर रहा है, ठीक है। जो भी ऑडिटर है उस इमारत के मूल्यांकन का सत्यापन कर रहा है जिसे ग्राहक ने खुद बनाया है, ठीक है। जो भी कंज्यूमर है उसने उस बिल्डिंग को, उस इमारत को खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट किया है। तो सत्यापन के प्रयोजन में निम्न में से कौन से दस्तावेज सबसे कम प्रासंगिक हैं, ठीक है। तो कौन से दस्तावेजों की सबसे कम इंपॉर्टेंस है, ये पूछा है। JVBNL अकाउंटेंट एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठेकेदार के बिल, निर्देशक मंडल की बैठक के कार्यव्रत, इंजीनियर व ऑडिटर के प्रमाण पत्र, या ऋण करार, ठीक है। ऋण जो भी आपने लोन लिया है उसके लिए जो एग्रीमेंट्स किए हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर पूछिए, हमें भी अच्छा लगता है आपके क्वेश्चंस का आंसर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, और आप किसी और लेक्चर, जैसे अब ये क्या है 3-4 दिन में मैं ऑडिटिंग खत्म करा दूंगा, तो अब आप इसके बाद क्या पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो हम उसी के लेक्चर्स आपके लिए ले आएंगे। ऑडिट मतलब जूनियर अकाउंटेंट में आप सबसे पहले क्या कौन सा सेक्शन कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स बाय, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए।